So, hey everyone, this is Shikha from Technical Cloud Knowledge and I hope you all are doing great. So, as we all know that अभी हमारा last lecture 31 complete हुआ था Docker में and this is the lecture number 32. Additionally, I have already mentioned the topic on my screen and the topic is implement volume mount using NFS server. So basically हम लोग क्या करने वाले हैं आज के क्लास के अंदर हम लोग एक कंटेनर लॉन्च करेंगे और उस कंटेनर की एक वॉल्यूम क्रिएट करेंगे और वो पर्टिकुलर वॉल्यूम हमारी माउंटेड होगी हमारे कंटेनर से सो दैट इन केस अगर हमारा कंटेनर डिलीट होता है सो वी कैन रिकवर द डेटा ऑफ आर कंटेनर। ठीक है। अब इसी तरीके से हम लोग एक एनएफएस सर्वर भी बनाएंगे बट एनएफएस सर्वर जो हमारा बनेगा वो एक तरीके से एक्सटर्नल स्टोरेज रहेगा हमारे कंटेनर के लिए। तो अगर कंटेनर के साथ साथ पूरी होस्ट मशीन डिलीट होती है सो हम लोग पूरी होस्ट मशीन के डेटा को रिकवर करने के लिए एनएफएस सर्वर भी क्रिएट करेंगे। सो यही मेन कंसेप्ट रहेगा आज के हमारे प्रैक्टिकल का। सो एक तरीके से ये एक रियल टाइम प्रोजेक्ट है। ठीक है, जो हमारा इंडस्ट्रीज में यूज होता है एनएफएस सर्वर एंड दैट्स हाउ लाइक एनएफएस सर्वर का हम यूज करते हैं। बट या अब के टाइम में ज्यादा अब आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं। सो हम लोग क्लाउड प्लेटफॉर्म्स की ही स्टोरेज सर्विसेज ले लेते हैं, जैसे कि आप ईबीएस स्टोरेज ले सकते हो इन केस अगर आप एडब्ल्यूएस पे वर्क करो। इसी तरीके से अज़ूर अपना देता है, गूगल क्लाउड अपना देता है। सो एवरी क्लाउड प्लेटफॉर्म और क्लाउड प्रोवाइडर अपनी अपनी स्टोरेज की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। सो हम लोग उनकी स्टोरेज की सर्विसेज लेकर एज ए एक्सटर्नल स्टोरेज क्रिएट कर कर हमारे डेटा को रिकवर कर पाते हैं। ठीक है, बट इन डॉकर अभी हम लोग एनएफएस सर्वर को यूज करेंगे। इस प्रैक्टिकल को स्टार्ट करने से पहले एक इसका अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग हम लोग आर्किटेक्चर के थ्रू ले लेते हैं। सो या विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स डिग इनटू द लेक्चर। ओके। सो देखो हम लोग प्रैक्टिकल के अंदर आज क्या करेंगे, हम लोग दो सर्वर्स क्रिएट करेंगे, दो हमारे वर्चुअल रिसोर्सेज क्रिएट होंगे। ठीक है, उन वर्चुअल रिसोर्सेज के ऊपर बैठकर एक को हम लोग होस्ट मशीन रेडी करेंगे और एक को एज अ एनएफएस सर्वर। सो सबसे पहले मैं एक होस्ट मशीन ही क्रिएट कर लूंगी। सो लेट्स टेक, मैंने ये अपना क्लाउड प्रोवाइडर एडब्ल्यूएस के ऊपर बैठकर मैंने एक इंस्टेंस लॉन्च किया और शुड आई से माय वर्चुअल रिसोर्स। ठीक है, इस वर्चुअल रिसोर्स को मैंने बनाया। अब इस वर्चुअल रिसोर्स को जब आप बनाते हो या फिर आप एक इंस्टेंस ऑफ एडब्ल्यूएस के ऊपर क्रिएट करते हो सो आपको बाय डिफॉल्ट एक पब्लिक आईपी और एक प्राइवेट आईपी प्रोवाइड होती है। प्राइवेट आईपी बोल सकते हो और यू कैन से इट ETH0 इंटरफेस। ठीक है। सो लेट्स टेक आपकी इस मशीन की पब्लिक आईपी क्या है, कुछ भी रख लेते हैं अभी। ठीक है, सो लेट्स टेक मैंने क्या रख ली, इस तरीके से हो गई मेरी पब्लिक आईपी मेरी मशीन की। ठीक है, इसी तरीके से मैंने क्या बोला, ये तो पब्लिक आईपी हो गई हमारी मशीन की। एक प्राइवेट आईपी भी दे देते हैं, तो मैंने बोलते हैं ये इसका ETH0 इंटरफेस है जो हमारे मशीन को मिलता है बाय डिफॉल्ट एक इंटरफेस। मैटर करता है कौन सा ओएस की इमेज आप यूज कर रहे हो। ठीक है, उस अकॉर्डिंग आपको इंटरफेस का टाइप मिलता है। सो हमारा लेट्स टेक ईथरनेट इंटरफेस है, सो ETH0 मैंने इंटरफेस लिख लिया और ये जो मेरी मशीन है इसका ETH0 इंटरफेस का आईपी एड्रेस मेंशन कर लेती हूँ और शुड आई से मैं प्राइवेट आईपी मेंशन कर लेती हूँ। सो लेट्स टेक कुछ रख लेते हैं। ठीक है, मान लो ये हो गई मेरी प्राइवेट आईपी और शुड आई से माय ETH0 इंटरफेस। अब मैंने क्या बोला, इस मशीन को ना मुझे एक होस्ट मशीन रेडी करना है, विच मीन्स हमें डॉकर होस्ट मशीन इस पर्टिकुलर मशीन को क्रिएट करना है। किसी भी हो मशीन को एज अ डॉकर की होस्ट मशीन बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, हम लोग उस मशीन के ऊपर बैठकर डॉकर का पैकेज डालें एंड देन सर्विस को स्टार्ट इनेबल करके हमारी उस पर्टिकुलर मशीन को एज अ होस्ट मशीन रेडी करें। आप क्या करोगे, आप डॉकर का पैकेज डालना, डीमिन को स्टार्ट और इनेबल करना, देन आपकी ये पर्टिकुलर मशीन क्या बन जाएगी, एक डॉकर होस्ट मशीन। ठीक है, जैसे ही ये मशीन आपकी एक डॉकर होस्ट मशीन बनेगी, क्या होता है जैसे ही आपकी मशीन डॉकर होस्ट मशीन बनती है तो उसको ना बाय डिफॉल्ट एक ब्रिज नेटवर्क असाइन हो जाता है एंड उस ब्रिज नेटवर्क का नेम क्या होता है, आई थिंक आप सभी लोग फैमिलियर होंगे इस पर्टिकुलर नेटवर्क से, विच इज डॉकर 0। डॉकर 0 बाय डिफॉल्ट एक ब्रिज नेटवर्क उसके लिए क्रिएट हो जाता है और इसका बाय डिफॉल्ट एक आईपी एड्रेस भी रहता है। वो नेटवर्क एड्रेस रहता है। नेटवर्क एड्रेस क्या रहता है, 172.17.0.1 एंड देन 16 रेंज। ठीक है, जब भी आपकी होस्ट मशीन एक बनती है बाय डिफॉल्ट उसको एक ब्रिज नेटवर्क असाइन हो जाता है।
ठीक है। अब मान लो मेरा एक ब्रिज नेटवर्क बन चुका है, इसी तरीके से मैंने क्या किया, एक कंटेनर और लॉन्च कर लिया। सो लेट्स टेक दिस इज माय कंटेनर। इस कंटेनर का एक नेम रख लेते हैं। तो मान लो हम लोगों ने इस कंटेनर का नेम रख लिया कंटेनर 1। और लेट्स टेक इसके अंदर मेरी एक एप्लीकेशन चल रही है जेनकिंस की। ठीक है। और उस जेनकिंस की एप्लीकेशन के ऊपर लेट्स टेक मैंने कुछ जॉब्स रन कर दिए, कुछ बिल्ड्स क्रिएट कर दिए, कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल कर दिए। सो मैंने अच्छा खासा डेटा यहाँ पे जनरेट करके रख लिया है। और वो बाय डिफॉल्ट वो जो डेटा है वो कहाँ जाएगा, आपका बैर जेनकिंस अंडरस्कोर होम के अंदर। ठीक है। सो अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने हमारी होस्ट मशीन रेडी करी है। होस्ट मशीन जो है वो बाय डिफॉल्ट हमें एक ब्रिज नेटवर्क असाइन कर रही है विच इज डॉकर 0। एंड डॉकर 0 के बिहाफ पर हमारा कंटेनर जो हम लोगों ने बनाया उसको एक आईपी एड्रेस असाइन हो रहा है। सो बेसिकली क्या होता है डॉकर 0 का ना, ये जो आपका एक स्विच होता है, ये डॉकर 0 एक तरीके से, ये जो स्विच होता है ना, इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। स्विच बोल रहे हैं आप, राउटर बोल लो, एज अ लाइक जस्ट फॉर कॉलिंग इट, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आप इसको एक राउटर बोल सकते हो, स्विच कॉल कर लो। ठीक है। तो लेट्स टेक इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। एक एंड पॉइंट तो देखो इसका ईटीएस 0 इंटरफेस से कनेक्टेड रहता है, और एक एंड पॉइंट इसका कनेक्टेड रहता है आपके कंटेनर से। तो क्या होता है, ये आपकी मशीन से बात कर पाता है, मशीन की प्राइवेट आईपी जो आपका इंटरफेस है उससे बात कर पाता है आपका डॉकर 0, और साथ के साथ अपने कंटेनर से बात कर पाता है। इतना कम्युनिकेशन इसका आराम से होता है, बट ये मशीन के बाहर नहीं बात कर पाता आपका डॉकर 0। मतलब आप पब्लिक आईपी से इस पर्टिकुलर मशीन डॉकर 0 को कम्युनिकेट नहीं करा पाते। उसके लिए फिर आपको पोर्ट फॉरवर्डिंग करनी पड़ती है। अभी इतना ठीक है, हमारा ये एक एंड पॉइंट इसका ईटीएस 0 से कनेक्टेड है, एक इसका कंटेनर से कनेक्टेड है। और हम लोगों ने जो कंटेनर बनाया उसका नेम है कंटेनर 1। उसके ऊपर एक जेनकिंस एप्लीकेशन चल रही है जिसके ऊपर हम लोगों ने कुछ डेटा जनरेट किया। डेटा एज इन लाइक हम लोगों ने कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करा ली, प्लगइन्स को अपडेट करा लिया, कुछ जॉब्स रन करा ली, कुछ बिल्ड्स डन कर लिए, है ना। सो ये जो जितनी भी टास्क हमने कॉन्फ़िगर किए, सारी ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो बाय डिफॉल्ट जेनकिंस के एक पाथ पर जाती है। और आप इस पर्टिकुलर पाथ को एज अ डेस्टिनेशन पाथ भी बोल सकते हो जहां पे जेनकिंस का डेटा सेव होता है। एंड द पाथ इज वैर फोल्डर के अंदर एक जेनकिंस अंडरस्कोर होम नाम का फोल्डर बनता है। इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर जेनकिंस से रिलेटेड जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन आप करोगे वो सारी यहीं पर आपको मिलेगी। ठीक है। सो इतना क्लियर है। नाउ क्वेश्चन इज दैट अगर हम इस कंटेनर को इंटरनल एक्सेस करना चाहते हैं तो हम इजीली कर सकते हैं कंटेनर के आईपी एड्रेस से। और कंटेनर का आईपी एड्रेस क्या रहेगा, कंटेनर को बाय डिफॉल्ट एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड होगा विच इज 172.17.0.2। किसके बिहाफ पर मिलता है, इसको मिलता है ब्रिज नेटवर्क के बिहाफ पर। तो ब्रिज नेटवर्क क्या करता है, आपके कंटेनर को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब देखो क्या होता है इतना होने के बाद, अब बात आती है, हमें पता है हम लोग इंटरनल एक्सेस तो कर पा रहे हैं, हम लोग जस्ट कॉल करेंगे हमारे कंटेनर को विद दिस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस, तो हमें कंटेनर के अंदर जो भी रनिंग रहेगा उसके वेब पेज एज अ कंटेंट पे हमें शो हो जाएगा, है ना। मतलब जो भी डेटा होगा वो हमारे सामने विजिबल होगा। लेकिन वही क्वेश्चन अगर ये आए, अगर इसी पर्टिकुलर कंटेनर को अगर हम बाहर से एक्सेस करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे। सो बाहर से एक्सेस करने के लिए भी ऑल नो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पोर्ट फॉरवर्डिंग, है ना। हम लोगों को पोर्ट मैपिंग करानी पड़ती है। हम क्या करते हैं उसके लिए, हमारी मशीन को एक पोर्ट असाइन करते हैं। लेट्स टेक मैंने मेरी मशीन को पोर्ट दे दिया 9000, और हम लोग हमारे कंटेनर को एक पोर्ट देते हैं। अब क्या होता है, जो जेनकिंस होता है ना वो बाय डिफॉल्ट एक पोर्ट पे चलता है विच इज 8080। कौन से पोर्ट नंबर पे, 8080 पे। सो जेनकिंस हमारा ये जो कंटेनर है वो तो 8080 पे चल रहा है, हम लोगों ने हमारी मशीन को एक डिफरेंट पोर्ट दे दिया विच इज 9000। क्यों, क्योंकि हम दोनों को सेम पोर्ट तो दे नहीं सकते, नहीं तो एरर आएगा। सो दैट्स व्हाई मैंने मेरी मशीन को 9000 पोर्ट दे दिया और मेरे कंटेनर को 8080। अब इन दोनों को आपस में मैंने मैप कराया, जैसे ये दोनों आपस में मैप हुए तो इनडायरेक्टली आपकी मशीन आपके कंटेनर से मैप हो पाई। तो मतलब अगर अब आप बाहर बैठ के अपनी पब्लिक आईपी पे हिट करोगे अलोंग विद द पोर्ट नंबर 9000, तो आप अपने कंटेनर को एक्सेस कर पाओ। ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या कंसेप्ट यूज करते हैं, पोर्ट फॉरवर्डिंग का। जैसे ही हम लोगों ने पोर्ट फॉरवर्ड्स करे, ठीक है, हमारे मशीन को एक पोर्ट दिया, हमारे कंटेनर को एक पोर्ट दिया और आपस में इन दोनों की मैपिंग कराई, तो तब जाकर हम लोग हमारे कंटेनर को एक्सेस कर पाए। ये सभी कंसेप्ट हम लोगों ने पोर्ट कंसेप्ट में कवर कर रखा है, पोर्ट मैपिंग के कंसेप्ट में, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है, लेट्स टेक इस कंटेनर के अंदर जैसे मैंने आपको बताया हम लोगों ने कुछ डेटा जनरेट करके रखा है ना। अगर मान लो गलती से मुझसे ये कंटेनर डिलीट हो गया, गलती से मुझसे ये कंटेनर डिलीट हो गया, सो ऐसी क्या गारंटी है या फिर क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर के डेटा को रिकवर कर सकूं।
सो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं है कि अगर आपका कंटेनर डिलीट हो जाए और आप उसके डेटा को बाद में रिकवर कर सको। ऐसा कुछ नहीं हो सकता जब तक कि आप अपने कंटेनर को एक वॉल्यूम नहीं देते। तो अगर आप अपने कंटेनर को एक वॉल्यूम असाइन कर दोगे, सो कंटेनर के अंदर के डेटा को आगे जाकर रिकवर करना हो जाता है इजीबल, इजी सॉरी, ठीक है, इजीली हो जाता है। कैसे? अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंटरनली, इंटरनली एज एज इन मतलब मेरे होस्ट मशीन के ऊपर बैठकर मैं एक इंटरनल वॉल्यूम क्रिएट करूंगी और उस वॉल्यूम का एक नेम असाइन कर दूंगी। क्यों? क्योंकि जो मैं वॉल्यूम बनाऊंगी वो वॉल्यूम माउंट के कंसेप्ट को यूज करूंगी, जिसमें हमारी सोर्स लोकेशन बाय डिफॉल्ट डॉकर की रूट डायरेक्टरी रहेगी एंड डेस्टिनेशन लोकेशन मेरे उस कंटेनर के अंदर का वो पाथ रहेगा जहां पे कंटेनर का डेटा जाके सेव हो रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, इस कंटेनर के ऊपर जेनकिंस एप्लीकेशन चल रही है और जेनकिंस का सारा डेटा कहाँ सेव हो रहा है, वैर जेनकिंस अंडरस्कोर होम के अंदर। सो ये बनेगी हमारी डेस्टिनेशन पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम माउंट के कंसेप्ट से एक वॉल्यूम को रेडी करेंगे। सो वॉल्यूम को रेडी करते टाइम वॉल्यूम का नेम बताएंगे। लेट्स टेक वॉल्यूम का नेम हम लोगों ने माय वॉल्यूम ले लिया, ठीक है। इतना लेने के बाद हम क्या करेंगे, सोर्स लोकेशन। सोर्स लोकेशन अब क्या होती है, आपकी जो वॉल्यूम होती है उसकी बाय डिफॉल्ट एक लोकेशन रहती है, सोर्स लोकेशन उसको प्रोवाइडेड रहती है, विच इज डॉकर की रूट डायरेक्टरी। और डॉकर की रूट डायरेक्टरी क्या होती है, वैर लिव डॉकर के अंदर एक फोल्डर बनता है आपका वॉल्यूम्स नेम से, ठीक है। और उसके अंदर एक फोल्डर बनता है आपने जिस नेम से वॉल्यूम बनाई थी उस नेम का, और उसके अंदर एक सब फोल्डर बनता है अंडरस्कोर डेटा नेम का। यहां जाके आपको अपने कंटेनर का डेटा सारा प्रोवाइड होगा, ठीक है। इस तरीके से हमें इस पाथ पर हमारे कंटेनर का सारा डेटा मिलता है। तो अगर इस कंटेनर को मैं आगे जाके रिकवर कराना चाहती हूँ, उसके डेटा को रिकवर कराना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वॉल्यूम मेरे कंटेनर से माउंट करनी पड़ेगी। और इन केस अगर आगे जाके मेरा कंटेनर डिलीट होता है, सो मैं कंटेनर के अंदर के डेटा को रिकवर कैसे करूंगी, अपनी वॉल्यूम के थ्रू। वॉल्यूम के इस सोर्स लोकेशन पे जाऊंगी, सोर्स लोकेशन पर जो डेटा पड़ा होगा उसको एक न्यू कंटेनर के साथ माउंट अप करके मैं डेटा को रिकवर कर पाऊंगी। सो इन नॉर्मल वे आप कुछ नहीं करोगे, आप अपनी वॉल्यूम के डेटा को एक न्यू कंटेनर पे ट्रांसफर कर दोगे सो दैट यू कैन एक्सेस द कंटेनर एज वेल एज द डेटा, ठीक है। सो यही होता है हमारी एक तरीके से रिकवरी। बट क्वेश्चन ये आता है, ये तो सब कुछ हम लोगों ने इंटरनल किया और ये इंटरनल अंडरस्टैंडिंग हम लोग पहले भी कर चुके हैं हमारे वॉल्यूम के कंसेप्ट में। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि अगर मान लो पूरी की पूरी मशीन डिलीट हो गई, आपकी जो होस्ट मशीन है अगर वही डिलीट हो गई, तो ऐसे क्या चांसेस है कि हमारी होस्ट मशीन का डेटा हम लोग रिकवर कर सकते हैं, डेटा का बैकअप ले सकते हैं, ऐसे क्या चांसेस है। सो देखो, उस केस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अगर आपकी होस्ट मशीन डिलीट हो जाए तो ऐसे तो कोई पॉसिबल चांसेस नहीं है कि डेटा को ऑटोमेटिकली रिकवर कर सके या ऑटो रिकवर का कुछ ऑप्शन हो। आपको क्या करना पड़ता है, उसके लिए एक एक्सटर्नल वॉल्यूम बनानी पड़ती है, ठीक है। एक्सटर्नल वॉल्यूम आप बनाओगे एंड देन जाके उस पर्टिकुलर वॉल्यूम को आप माउंट अप करोगे अपनी होस्ट मशीन से। जब आप अपनी एक्सटर्नल वॉल्यूम को माउंट कराते हो अपनी होस्ट मशीन से, तब जाके आपके डेटा की रिकवरी पॉसिबल हो पाती है, ठीक है। तो हम लोग एक्सटर्नल वॉल्यूम के लिए और शुड आई से एक्सटर्नल स्टोरेज के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एनएफएस सर्वर रेडी करेंगे। सो एनएफएस सर्वर आप कैसे बनाओगे, आप एक और इंस्टेंस अपने एडब्ल्यूएस पर ही बनाओगे, ठीक है। ये एक और न्यू इंस्टेंस बनाओगे, इसको भी एक पब्लिक आईपी असाइन होगी, एक ETH0 इंटरफेस असाइन होगा एंड देयर आफ्टर इस इंस्टेंस के ऊपर आप अपना एनएफएस सर्वर करोगे रेडी, ठीक है। एनएफएस सर्वर रेडी करते टाइम आपको सबसे पहले तो एनएफएस का पैकेज डालना पड़ेगा, उससे रिलेटेड यूटिलिटीज डालनी पड़ेंगी, है ना। एंड देयर आफ्टर एनएफएस की सर्विस को इनेबल करना पड़ेगा सो दैट यू कैन एक्सेस दी एनएफएस सर्वर, ठीक है। तो एनएफएस सर्वर को एक्सेस करने के लिए एनएफएस की सर्विसेज को भी स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके आपका ये पूरा का पूरा जो रिसोर्स है वो क्या बनेगा, एक एनएफएस सर्वर, ठीक है। अब अगर ये रिसोर्स हमारा क्या बन चुका है, एक एनएफएस सर्वर। अब देखो क्या होता है, जब ये एनएफएस सर्वर बन जाता है तो सबसे पहला काम हमारा होता है, हमें एक शेयर्ड फोल्डर बनाना पड़ता है। कैसा, एक शेयर्ड फोल्डर। सो लेट्स टेक, मैंने एक फोल्डर बनाया एनएफएस हाइफन डेटा करके, ठीक है। ये मेरा फोल्डर बना है। अब ये बाय डिफॉल्ट पहला तो आपका ये जो फोल्डर होगा वो एक शेयर्ड फोल्डर नहीं रहेगा। शेयर्ड फोल्डर से मेरा मतलब है एक ऐसा फोल्डर जिसके ऊपर सभी यूजर्स को राइट रहते हैं,
ठीक है, शेयर्ड है, मतलब कोई भी इसके ऊपर अपने डेटा को शेयर कर सकता है, नॉर्मल यूजर भी। लेकिन जब आप एक नॉर्मली अपना एक फोल्डर क्रिएट कर रहे हो और आप रूट के अकाउंट से क्रिएट कर रहे हो, सो उसका एडमिन है रूट यूजर। तो रूट यूजर सभी को ऐसे राइट नहीं देता, खास करके अदर्स लोकेशन पे एक नॉर्मल यूजर को, कि कोई भी आकर इसके ऊपर आपके डेटा को मॉडिफाई कर सके, ठीक है, आपके फोल्डर के अंदर जाके कुछ भी एग्जीक्यूट कर सके। सो ऐसे परमिशंस और प्रिविलेजेस आपका रूट यूजर अदर यूजर्स को नहीं प्रोवाइड करता। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो अपने इस पर्टिकुलर फोल्डर की परमिशन को करना पड़ेगा चेंज। हम इसका जो ऑनर है उसको क्या बना देंगे, नोबडी, इसका कोई ऑनर नहीं रहेगा, और इसको एक ग्रुप में शामिल कर देंगे विच इज नो ग्रुप। ठीक है, ताकि हमारे इस पर्टिकुलर फोल्डर पे जो भी यूजर आए, कोई भी इसके ऊपर आके अपने डेटा को शेयर कर सके। ठीक है, सो हम लोग क्या करेंगे, नोबडी इसका एक यूजर बना देंगे, कोई भी यूजर नहीं। ठीक है, ऐसी परमिशन असाइन करेंगे। एंड देयर आफ्टर हम लोग एनएफएस की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके हम लोग क्या बताएंगे, हम लोग इसी पर्टिकुलर फोल्डर के लिए हमारा ये जो नोड है, हमारी ये जो होस्ट मशीन है ना, जिसको माउंट अप करने वाले हैं, तो यही होस्ट मशीन की हम लोग यहाँ पे आईपी मेंशन करेंगे और बताएंगे ये पर्टिकुलर होस्ट मशीन को एक्सेसिबल, मतलब ये होस्ट मशीन हमारे इस पर्टिकुलर एनएफएस हाइफन डेटा वाले फोल्डर को एक्सेस कर सके और अपने डेटा को यहाँ पे शेयर कर सके। तो इन दोनों का आपस में यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करोगे, इस पर्टिकुलर नोड को एनएफएस डेटा वाले फोल्डर के लिए एक्सेसिबल बनाओगे, सो दैट आपकी इस नोड के ऊपर कोई भी यूजर होगा, वो अगर इस पर्टिकुलर फोल्डर पे आता है और अपने डेटा को सेव करता है तो वो इजिली कर सके। तो हम लोग क्या बताएंगे कि भाई इस नोड को परमिशन दे दो हमारे इस फोल्डर पर आकर अपने डेटा को सेव करने की, रीड राइट की परमिशन दे देना, सिंक्रोनाइजेशन की परमिशन दे देना, इस टाइप की परमिशन हम अलाउ करेंगे। सो इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं, आप एनएफएस सर्वर एज योर एक्सटर्नल स्टोरेज और यू कैन कॉल इट एज ए रिमोट स्टोरेज अपना क्रिएट करने वाले हो, जिसके ऊपर यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो डायरेक्टरीज होती है या फाइल्स होती है, उनको आपस में शेयर करते हैं, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, या इवन क्लस्टर्स के बीच में शेयर करते हो, या फिर कंटेनर्स के बीच में शेयर करते हो। सो एनएफएस सर्वर का काम ही यही होता है, आपके डेटा को शेयर करना फ्रॉम वन रिसोर्स टू अनदर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग होस्ट मशीन का डेटा एनएफएस पे भिजवाएंगे और एनएफएस से आगे डेटा की रिकवरी करवाएंगे। ठीक है, सो हमारे ये होस्ट मशीन को हम लोग क्या करेंगे, इस होस्ट मशीन के साथ हमारी इस वॉल्यूम को माउंट अप कराएंगे। तो बेसिकली मैं क्या करूंगी, एनएफएस सर्वर पर ये जो मेरा फोल्डर पड़ा है ना, उसको माउंट कर दूंगी मेरी होस्ट मशीन से। अब पूरी की पूरी होस्ट मशीन से तो हम कराएंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, जो कंटेनर बनाएंगे उसी कंटेनर से हमारी होस्ट मशीन को क्या करा देंगे, माउंट। या आपके पास एक बेस्ट ऑप्शन रहता है, सॉरी, हम हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन क्या रहता है, हम लोग कंटेनर के लिए जब एक वॉल्यूम बनाएंगे ना, तो उस वॉल्यूम से हमारी होस्ट में हमारे एनएफएस सर्वर के इस पर्टिकुलर फोल्डर को क्या करा देंगे, माउंट अप। तो क्या होगा, ये दोनों आपस में माउंट अप हो जाएंगे, जो डेटा आपकी वॉल्यूम पे आएगा वही डेटा आपके एनएफएस हाइफन डेटा इस फोल्डर पे भी चला जाएगा। जब इस पे चला जाएगा तो अगर पूरी की पूरी मशीन डिलीट होती भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पर्टिकुलर फोल्डर के ऊपर डेटा एग्जिस्ट करता है, आप इस पर्टिकुलर फोल्डर से आगे जाकर अपने डेटा को रिकवर करा सकते हो। ठीक है, सो हम लोग इसी तरीके से एक्सटर्नल स्टोरेज क्रिएट करते हैं। एक्सटर्नल स्टोरेज जब आप बना लेते हो तो फर्क नहीं पड़ता आपकी होस्ट मशीन रहे या ना रहे, आप एक न्यू होस्ट मशीन रेडी करो, उस पर एक न्यू कंटेनर लॉन्च करो एंड देन अपने डेटा को रिकवर कराओ। ठीक है, सो हम लोग यही सब करने वाले हैं। सो आई थिंक आपको एक प्रैक्टिकल वे में इसकी और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगी। सो अभी तो हम लोगों ने एक आर्किटेक्चर को समझा है, अभी हम लोग प्रैक्टिकल पे चलते हैं, सो दैट वी कैन गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस आर्किटेक्चर एंड ऑन दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम लोग होस्ट मशीन रेडी करेंगे, ठीक है, एंड देन एनएफएस सर्वर। सो चलते हैं हम लोग एडब्ल्यूएस पर, एंड यहाँ पे आके आप इंस्टेंसेस लॉन्च करो। सो सबसे पहले मैंने क्या किया, डॉकर नेम से यहाँ पे बता देती हूँ, दो इंस्टेंस बनाना, या दो नहीं तीन बना लेते हैं। ठीक है, तीन का रीजन कुछ और है, मैं अभी आपको बताऊंगी। अभी हम लोग मेन दो पे काम करेंगे, देन थर्ड मैं एक एक्स्ट्रा बना के इसलिए चल रही हूँ, क्यों, क्योंकि मैं एक इंस्टेंस को, एक होस्ट मशीन को पूरी को डिलीट करके आपको एक्सटर्नल स्टोरेज से रिकवरी भी दिखाऊंगी, दैट्स वाई। ठीक है, सो अभी हमारा काम दो से पड़ेगा, हम दो को यूज करेंगे, तीसरी वाली हम लोग ऐसी जस्ट पड़े रहने देंगे, देन उसके बाद यूज करेंगे। इसके बाद इमेज मेरी Amazon लिनक्स की रिसेंट लेटेस्ट इमेज है। उसके बाद देख लो की पेयर मेरे पास ऑलरेडी ना इसका एग्जिस्ट करता है, पेयर 8 नेम से, मैं उसी को लेने वाली हूँ। एंड देयर आफ्टर दैट्स इट, लॉन्च इंस्टेंस।
तो 3 इंस्टेंसेस मेरे सामने बन जाएंगे, उनके हम लोग नेम चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसको लिख लेती हूँ डॉकर 1। इसके ऊपर आज अभी हम लोग काम करेंगे। डॉकर 2 हमारा ऐसे अभी लाइक टेम्पररी मोड में अभी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, रनिंग मोड में रहेगा, लेकिन अभी इसका यूज नहीं है। और एक को बना लेते हैं NFS सर्वर। ठीक है, ये 3 हमारे इंस्टेंस लॉन्च हो चुके हैं। किसी का भी एडिट कर दो इनबाउंड रूल्स को। अगर आप किसी एक का भी कर दोगे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट दोनों के हो जाएंगे। ठीक है, तो इनको एडिट कर लेते हैं। ऐसे सेट से मैंने रिमूव कर दिया और किस पे ऑल ट्रैफिक कर देती हूँ, ताकि सभी ट्रैफिक पे, कोई भी ट्रैफिक इस पे हमारा लॉग इन कर सके, सभी ट्रैफिक पे रन करे। ठीक है, इंस्टेंसेस पे चलते हैं एंड देन सिंपली सबसे पहले होस्ट मशीन रेडी करनी है, तो मैं अपना सेशन लॉग इन कर लेती हूँ। डॉकर 1 वाला इंस्टेंस ले रही हूँ मैं एंड देन yum install docker and then confirmation। देन हम लोग डीमन को स्टार्ट और इनेबल करेंगे। ठीक है, इतना करने के बाद ये मेरी होस्ट मशीन तो रेडी है। चेक करने के लिए आप सिस्टम सीटीएल स्टेटस डॉकर कर लो, तो देखो डॉकर रनिंग है एक्टिव मोड में। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, पहले हमारा NFS सर्वर रेडी करते हैं देन उसके बाद होस्ट मशीन पे कंटेनर लॉन्च करेंगे। सो एक और सेशन ले लेती हूँ मैं, जिसमें NFS सर्वर रेडी करेंगे। तो यहाँ चलते हैं NFS सर्वर पे। ठीक है, सबसे पहले देखो NFS सर्वर को इंस्टॉल करने की हम लोग कमांड यहाँ पे पैकेज डाल देते हैं। अब यहाँ पे देखो मेरी जो है ये Amazon लिनक्स है, तो यहाँ पे मैं यम पैकेज मैनेजर को यूज करने वाली हूँ। एंड देन जो हमारी NFS सर्वर को इंस्टॉल पैकेज को इंस्टॉल करने की जो कमांड होती है मैं वो एग्जीक्यूट करूंगी। उबंटू पे अगर आपका उबंटू का इमेज रहेगी या उबंटू का रिसोर्स रहेगा तो वहाँ पे डिफरेंट कमांड्स वर्क करेंगी। सो आप जिस भी एनवायरमेंट के ऊपर काम करोगे उससे रिलेटेड कमांड्स को फॉलो करना। ठीक है, ये कमांड्स आपकी जो लिनक्स पे रन करेगी, अदर्स के लिए आप डिफरेंट कमांड्स को ऑप्ट करना। ठीक है, इवन आप गूगल से ले सकते हो ये कमांड्स कि कौन कौन सी कमांड्स रहेगी आपके पैकेज को NFS सर्वर को क्रिएट करने की। ठीक है, सो सबसे पहले देखो मेरे इस इंस्टेंस के ऊपर हम लोग क्या करने वाले, कमांड रन करेंगे यम इंस्टॉल -y NFS यूटिल्स। तो मैं NFS से रिलेटेड जितनी भी यूटिलिटीज है उनको इंस्टॉल करा रही हूँ, लाइक उससे रिलेटेड लाइब्रेरीज, बाइनरीज एंड डिपेंडेंसीज। सो एज वी कैन सी हियर वो क्या कह रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, डिपेंडेंसीज भी रिजॉल्व है, नथिंग टू डू कंप्लीट। मतलब ये पैकेज मेरा ऑलरेडी इस पे इंस्टॉल्ड है। सो आई थिंक ये अपडेटेड वर्जन है Amazon लिनक्स, दैट्स वाई यहाँ पे अपडेटेड वर्जन पे ये, दैट्स वाई ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, तो हम लोग ठीक है ये इंस्टॉल्ड है तो इसको नहीं छेड़ते हैं, जस्ट इसकी सर्विस को एक बार स्टार्ट कर लेते हैं और इट शुड बी परमानेंटली स्टार्टेड। सो हम लोग क्या कमांड रन करेंगे, systemctl इनेबल हाइफन हाइफन नाउ, कौन सी सर्विस, NFS हाइफन सर्वर की। तो इसकी सर्विस को हम लोग परमानेंटली स्टार्ट कर रहे हैं। इवन अगर आप इसका स्टेटस देखना चाहो तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट कमांड क्या रन करनी है, systemctl स्टेटस NFS सर्वर। सो ये आ गया एक्टिव। ठीक है, तो इसकी सर्विस परमानेंटली स्टार्ट हो चुकी है। आगे देखो अब हमारा क्या फर्स्ट टास्क होता है, जो मैंने आपको बताया था, जब आप NFS सर्वर क्रिएट कर लेते हो उसके बाद आपको एक शेयर्ड फोल्डर क्रिएट करना पड़ता है। सो उसके लिए पहले हम लोग एक फोल्डर रेडी करते हैं। मैंने अपना रिलेटिव पार्ट दिया विच इज मेरा /, एंड देन मैंने बताया नेम अपने फोल्डर का NFS हाइफन डेटा। ठीक है, एक बार इसकी डिटेल्स चेक कर लेते हैं, परमिशन एंड ऑल। सो मैंने ls हाइफन LD करके इसकी परमिशन चेक करी। सो हमें क्या दिख रहा है, ये एक फोल्डर है, ऑब्वियस है ये तो।
रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन है ऑनर के सेक्शन में, ग्रुप के सेक्शन में रीड एग्जीक्यूट, और अदर्स के सेक्शन में भी रीड एंड एग्जीक्यूट। सो यूजुअली अगर हम देखें तो फुल परमिशन रूट यूजर को है और किसी यूजर को नहीं। और इन केस अगर कोई यूजर आकर इस पर्टिकुलर फोल्डर पे अपने डेटा को शेयर करना चाहता है तो उसको रूट की परमिशन लेनी पड़ेगी, और रूट का या तो आईडी पासवर्ड उसको पता होना चाहिए। सो बेस्ट ऑप्शन ये तो है नहीं कि हमारा रूट एक पर्टिकुलर यूजर को परमिशन दे, क्योंकि ऐसे मल्टीपल पता नहीं कितने यूजर्स आएंगे दिन भर के। और ऐसे अगर हम अपना रूट का आईडी पासवर्ड किसी को भी दे दे तो वो मिसयूज कर सकता है। सो बेस्ट ऑप्शन क्या है, हम इसी पर्टिकुलर फोल्डर का परमिशन चेंज कर देते हैं ताकि इस फोल्डर पे कोई भी एक्सेस कर सके और किसी फोल्डर के ऊपर नहीं। तो मैंने क्या बोला, इसकी परमिशन चेंज करने के लिए CH ON एंड -R मैंने बोला एक यूजर दे देते हैं। एक यूजर मैंने बनाया नोबडी नेम का, और मैंने बोला नो ग्रुप का एक ग्रुप बना देना। और कौन से फोल्डर के लिए, NFS-data। ओके, कह रहे ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता तो ग्रुप बना लो। तो मैं ग्रुप बनाने के लिए कमांड रन कर लेती हूँ, ग्रुप ऐड नो ग्रुप। तो क्या होगा, कोई भी यूजर इस पर्टिकुलर फोल्डर पे आकर मॉडिफिकेशन कर सकता है और अपने डेटा को सेव कर सकता है। ठीक है, अब कमांड रन करते हैं। सो अब अगर आप इसकी परमिशन चेक करोगे सो हमें क्या दिखेगा, इसका यूजर हो चुका है नोबडी और ग्रुप क्या हो चुका है, नो ग्रुप। पहले कौन था यूजर, रूट, और ग्रुप ऑनर भी कौन था, रूट ही। ठीक है, आगे मैंने इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, आगे हम लोग इसका एक बार अगर डेटा चेक करें सो अभी आई थिंक ये ब्लैंक ही हो गए फोल्डर, क्योंकि कुछ है नहीं, सो इट इज ब्लैंक। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हमारा इतना डन होने के बाद मैंने आपको क्या बताया था, आपको NFS की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके कुछ चेंजेस करने होते हैं। सो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल कहाँ होती है, वो होती है ETC नाम के फोल्डर के ऊपर एक एक्सपोर्ट्स नेम की फाइल होती है। यहाँ पे आपको जाना होता है। यहाँ पे तो देखो बाय डिफॉल्ट ये हमारी ब्लैंक फाइल है, बट अगर आप उबंटू पे वर्क कर रहे होंगे तो ये फाइल आपको ऑलरेडी कुछ प्रोग्रामिंग से करी हुई इस पर मिलेगी। तो हमें उस प्रोग्रामिंग से वैसे कोई ऐसा अर्जेंट कुछ यूज नहीं होता है, इतना यूज केस नहीं होता है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सो अगर ये ब्लैंक है फाइल तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पे बस अपना शेयर्ड फोल्डर बताओ जिसको आप चाहते हो भाई एक्सेस देना अदर नोड्स को। तो मैंने बोला NFS-data नाम का हमारा एक फोल्डर है, ठीक है, जो एज हमारा वॉल्यूम काम करेगा। और हम एक नोड बता रहे हैं, उस नोड के जितने भी यूजर्स रहेंगे उनको इस पर्टिकुलर फोल्डर का एक्सेस दे देना। तो उस नोड को मैं एक्सेस दे रही हूँ मेरे इस फोल्डर का, ताकि वो अपने डेटा को यहाँ पे स्टोर कर सके। सो आप अपने नोड की IP दो। तो नोड कौन सा है, हमारा होस्ट मशीन Docker 1। इसकी प्राइवेट IP को करो कॉपी और यहाँ पर आप कर दो मेंशन। ठीक है, इसके बाद आप इसको परमिशन दे दो, किसको, अपने इसी नोड को, किसके पास परमिशन क्या क्या रहेगी। सो परमिशन के लिए मैंने बोला सबसे पहले तो परमिशन रीड राइट की दे देना। ठीक है, इस फोल्डर पे रीड और राइट कर सके। एंड देन सिंक्रोनाइजेशन, डेटा को सिंक कर सके आपस में। ठीक है, एंड देन थर्ड ऑप्शन में क्या करने वाली हूँ, थर्ड ऑप्शन में मैं बताऊंगी नो सब ट्री चेक। नो सब ट्री चेक से मतलब है कोई एक्स्ट्रा परमिशन उसकी चेक मत करना। ठीक है, जैसा है फोल्डर रहने देना, कोई परमिशन चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या बोला, नो सब ट्री चेक। ठीक है, सब ट्री चेक हम लोगों ने एक्सक्लूड कर दिया। उसी के तरीके से हम लोग एक और नो रूट स्क्वैश कर लेते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, देखो, इसका मीनिंग इन शॉर्ट बताती हूँ, आपका इसमें कोई रूट यूजर नहीं है तो उसको कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर कोई नॉर्मल यूजर है तो उसको एज अ रूट यूजर टास्क परफॉर्म करने के लिए आप अलाउ कर रहे हो। ठीक है, तो इस नॉर्मल कोई भी नॉर्मल यूजर इस फोल्डर पे आके रूट यूजर की तरह टास्क को राइट कर सकता है, कुछ भी मॉडिफाई कर सकता है, इस फोल्डर के अंदर कोई फाइल को मॉडिफाई कर सकता है, कोई फाइल क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो रीड राइट के आपने उसको एक्स्ट्रा प्रिविलेज दे दिए। सो आप बोल रहे हो जो हमारा नॉर्मल यूजर इस फोल्डर पे लॉगिन करेगा उसके पास एज अ रूट यूजर राइट्स हैं इस फोल्डर पे काम करने के लिए। ठीक है, इतना करने के बाद आप फाइल को करो सेव। ठीक है, एंड देन इसके बाद आप इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर के चेंजेस को सेव करने के लिए हम लोग कमांड रन कर लेते हैं export-fs एंड देन -v। इसी के साथ साथ इसकी सर्विस को हम लोग क्या कर लेते हैं, रीस्टार्ट। किसकी, NFS सर्वर की, systemctl रीस्टार्ट NFS सर्वर। ठीक है, एक बार स्टेटस और चेक कर लेते हैं। ठीक है, और एक बार इसका ना मैं ये चेक कर लेती हूँ, ये माउंट है किसी के साथ,
सो ठीक है, आई थिंक अभी माउंटिंग नहीं है। और हमारा एक बार उसकी मैं आईपी दोबारा चेक कर लूं क्या है। 172.31.44 175। ठीक है, इतना क्लियर। तो मेरा एनएफएस सर्वर है पूरा रेडी। अब चलते हैं हम लोग हमारी होस्ट मशीन पे और वहां बैठकर बनाते हैं कंटेनर। और कंटेनर बनाते टाइम हम लोग कंटेनर को माउंट किससे करा देंगे, मतलब हमारा ये जो एनएफएस हाइफन डेटा है वो माउंट हो जाएगा हमारे कंटेनर से एज एन एक्सटर्नल वॉल्यूम। सो मैंने यहाँ पे देखो सबसे पहले कमांड क्या रन करनी है। डॉकर कंटेनर रन हाइफन आईटीडी हाइफन हाइफन नेम एक रख लेती हूँ सर्वर। ठीक है, और सर्वर रख लो या जो भी आपको ठीक लगे वो रख लो। इसी के साथ मैं क्या कर देती हूँ, यहाँ पे आप देखो मैं क्या करा रही हूँ, मैं एज अ वॉल्यूम लेने वाली हूँ सबसे पहले तो इंटरनल वॉल्यूम। तो इंटरनल वॉल्यूम आप हाइफन वी करके एट्रीब्यूट भी दे सकते हो और आप हाइफन हाइफन माउंट भी दे सकते हो। बट मैं आपको प्रेफर यही करूंगी कि आप माउंट को लो। क्यों? क्योंकि देखो माउंट में ना आपको एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट यूज करने के राइट्स रहते हैं, विच मीन्स अगर आप हाइफन हाइफन माउंट ऑप्शन को लेते हो सो आप उसके अंदर ड्राइवर भी बता सकते हो, आप उसके अंदर टाइप भी बता सकते हो, आप एक्स्ट्रा ऑप्शनल थिंग्स भी ऐड ऑन कर सकते हो। लेकिन हाइफन वी में जस्ट आपको वॉल्यूम बतानी होती है। ठीक है, वॉल्यूम का नेम डिफाइन करना होता है और डेस्टिनेशन लोकेशन, जस्ट दीज थिंग्स उसमें आपको मेंशन करनी होती है, नथिंग एल्स। आप कुछ और एक्स्ट्रा मेंशन नहीं कर सकते। लेकिन हाइफन हाइफन माउंट में आपके पास ये राइट रहता है, आप एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स भी लगा सकते हो। सो बेस्ट है कि आप फिर आप हाइफन हाइफन माउंट का ऑप्शन लो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, हाइफन हाइफन माउंट। यहाँ पे आप देखो हम सबसे पहले क्या बताएंगे, टाइप। तो टाइप क्या है, मैं वॉल्यूम ले रही हूँ। ठीक है, और वॉल्यूम का कौन सा टाइप है, मैंने कहा वॉल्यूम माउंट है, तो यहाँ पे टाइप में आप बता दो वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम माउंट है तो टाइप वॉल्यूम रहेगा। इसी तरीके से इसके बाद आप क्या बताओगे, अपनी सोर्स लोकेशन। सोर्स लोकेशन में हम लोग क्या बताते हैं, सोर्स लोकेशन में हम बताते हैं हमारी वॉल्यूम का नेम। ठीक है, तो जिस नेम से आपको आपकी वॉल्यूम बनानी है आप वो डिफाइन कर दो, और बाय डिफॉल्ट उसकी सोर्स लोकेशन क्या रहती है जो मैंने आपको बताई थी, डॉगर की रूट डायरेक्टरी एंड देन वॉल्यूम नेम का फोल्डर। उसके अंदर आपकी जो नेम आपने वॉल्यूम को दिया होगा वो फोल्डर बनेगा, एंड देन उसके अंदर एक सब फोल्डर बनता है अंडरस्कोर डेटा नेम का, वहां जाके आपका डेटा होता है सेव। ठीक है, सो मैं यही एक नेम प्रोवाइड कर देती हूँ मेरे वॉल्यूम को। सो क्या दिया, टाइप के बाद मैंने क्या बोला, एक नेम दे देते हैं। सो सोर्स लोकेशन में नेम क्या दे देते हैं, जेनकिंस नेम से मैं बोल देती हूँ मेरी एक वॉल्यूम क्रिएट कर देना। इसी तरीके से मैंने क्या बोला, डेस्टिनेशन लोकेशन बता देती हूँ। डेस्टिनेशन लोकेशन जैसे मैंने आपको बता रखी है बाय डिफॉल्ट क्या रहती है, वैर फोल्डर के अंदर जेनकिंस अंडरस्कोर होम नेम का फोल्डर। ठीक है, इतना बताने के बाद फिर आप वॉल्यूम का ड्राइवर बता दो, बाय डिफॉल्ट लोकल रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये लोकली मैनेज रहता है एंड लोकल ही रूट डायरेक्टरी इसको मिल रही है। और एक बार इसको थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं इन साइज। ठीक है, वॉल्यूम ड्राइवर हमारा इक्वल्स टू क्या हो चुका है, लोकल हम लोगों ने बता दिया है। इसी तरीके से आप अब जो आप एक्स्ट्रा वॉल्यूम माउंट करोगे उसका टाइप बताओ, तो वो कौन सी है, एनएफएस की माउंट हो रही है ना, हमारी एक्सटर्नल वॉल्यूम। तो यहाँ पे आप क्या बताओगे, वॉल्यूम हाइफन ओपीटी एंड देन इक्वल्स टू में टाइप। टाइप क्या है उसका, एनएफएस। एनएफएस वॉल्यूम है ना हमारी एक्सटर्नल, तो यहाँ पे आप वही बताओगे। ठीक है, इसी तरीके से आप उसका डिवाइस बताओ, डिवाइस एज इन लाइक एनएफएस जो आपकी वॉल्यूम है तो ठीक है, लेकिन उस एनएफएस सर्वर के ऊपर आपने जो वॉल्यूम क्रिएट करी है, जो फोल्डर क्रिएट करा है जिसके ऊपर डेटा जाके सेव होगा, उस फोल्डर का नेम क्या है। तो डिवाइस में आप क्या मेंशन करोगे, अपनी वॉल्यूम का नेम विच इज वॉल्यूम हाइफन ओपीटी इक्वल्स टू डिवाइस इक्वल्स टू क्या रहेगा, हमारी माउंटिंग करा देना एनएफएस हाइफन डेटा से। तो एनएफएस हाइफन डेटा हमारा माउंट हो जाएगा इस कंटेनर से, तो डेटा यहाँ पे आके भी सेव हो जाएगा आपके कंटेनर का। ठीक है, तो आपको ये डिवाइस बताना पड़ता है। इसके साथ साथ अब क्या बताएंगे, हम लोग को ना एक एड्रेस और देना होता है। एड्रेस किसका, देखो
ये तो हमारा हम लोगों ने बता दिया कि भाई यहाँ तक तो हमारा इंटरनल वॉल्यूम बनेगा। यहाँ से हम लोग क्या बता रहे हैं कि वॉल्यूम का ड्राइवर लोकल है, एंड देन हम बता रहे हैं कि एक्सटर्नल वॉल्यूम हम लोग ले रहे हैं एनएफएस का, और वो जो एक्सटर्नल वॉल्यूम है उस वॉल्यूम का नेम क्या है, एनएफएस हाइफन डेटा। इसी तरीके से आप वो बताओ कि भाई वो पर्टिकुलर वॉल्यूम किस सर्वर के ऊपर एग्जिस्ट करता है, उस सर्वर का आईपी एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन करोगे। सो डबल इन्वर्टेड कॉमास में आप यहाँ पे पुट कर दो वॉल्यूम हाइफन ओपीटी इक्वल्स टू ओ इक्वल्स टू एड्रेस। क्या एड्रेस है, तो उसका जो प्राइवेट आईपी है ना वो मेंशन कर दो एनएफएस सर्वर की। यहाँ पे क्या मेंशन कर दो, आईपी एड्रेस आपके एनएफएस सर्वर के। ठीक है, इतना मेंशन करने के बाद अब इसी के आगे ना आप इसमें ये भी बता दो, इसको भी एक्स्ट्रा परमिशन, क्या परमिशन, रीड राइट की परमिशन दे दो। एंड आप एनएफएस सर्वर का वर्जन बता दो, तो मेरा जो है ये इसका वर्जन बाय डिफॉल्ट 4 है, आप चेक कर लेना अपना। ठीक है, और इसकी हम लोग सिंक्रोनाइजेशन करा रहे हैं। इतना करने के बाद अब देखो क्या करना होता है आपको। इतना करने के बाद आप अपनी इमेज का नेम बताओ, कौन सी इमेज रहेगी। तो हम लोग जेनकिंस एप्लीकेशन डिप्लॉय करने वाले हैं, सो जेनकिंस की इमेज बता देते हैं, वो भी जेनकिंस की ऑफिशियल इमेज। अगर आपको नहीं पता आप डॉकर हब से देख लेना। ठीक है, सो देख लो हम लोगों ने क्या किया, एक बार और इस पर्टिकुलर कमांड को मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, डॉकर कंटेनर रन हाइफन आईटीडी, हम लोग इसको बैकग्राउंड मोड में रन कर रहे हैं और ऑलवेज रनिंग कर रहे हैं। ठीक है, देन हम लोग नेम दे रहे हैं हमारे कंटेनर को। उसके बाद मैंने बोला है कि इसको माउंटिंग करा दो। किसके साथ माउंट कराना है हमारा ये, सबसे पहले तो एक वॉल्यूम माउंट करा दो जिसका नेम जेनकिंस रहेगा, जिसकी डेस्टिनेशन लोकेशन क्या रहेगी, वैर जेनकिंस अंडरस्कोर होम। मतलब कि सोर्स लोकेशन तो वही डॉकर की रूट डायरेक्टरी में जाके हमारे जेनकिंस के सब फोल्डर अंडरस्कोर डेटा में डेटा को सेव करना। कहां से डेटा फैच करना, हमारी डेस्टिनेशन लोकेशन से। ठीक है, आगे उसका ड्राइवर कौन रहेगा, लोकल ड्राइवर रहेगा, मतलब लोकली इस पर्टिकुलर वॉल्यूम को मैनेज करना। आगे देखो हम लोग क्या कह रहे हैं, इसके बाद हम लोगों ने बताया है एक्सटर्नल वॉल्यूम। हम लोग एक एक्सटर्नल वॉल्यूम यूज कर रहे हैं विच इज एनएफएस की है। ठीक है, एंड देन हम लोग बोल रहे हैं वो जो एक्सटर्नल वॉल्यूम हम लेंगे उसका डिवाइस क्या है, मतलब उस वॉल्यूम का नेम क्या है, तो वो है एनएफएस हाइफन डेटा। आगे हम लोगों ने बताया वो जो वॉल्यूम बनी है वो किस सर्वर पर बनी है, तो उस सर्वर का मैंने एड्रेस डिफाइन कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, एंड देन उस परमिशन दिया मैंने उस पर्टिकुलर नोड को, क्या परमिशन है, रीड राइट की। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर एनएफएस सर्वर का वर्जन बताया, सिंक्रोनाइजेशन करा दिया, और देन इमेज आपकी ऑफिशियल इमेज। इतना करने के बाद इस कमांड को आप करो रन। तो सबसे पहले देखो हमारी इमेज को पुल किया जा रहा है, हमारी ऑफिशियल इमेज को। ठीक है, डॉकर हब से। देखो कंटेनर हमारा रेडी हो चुका है, चेक करने के लिए आप कमांड यहाँ पे रन करो, डॉकर कंटेनर पीएस। सो एज वी कैन सी हियर हमारा कंटेनर है रेडी। हमसे एक गलती हो गई, हम लोगों ने यहाँ पे पोर्ट नंबर मेंशन नहीं किया, अब हम इसको बाहर से एक्सेस नहीं कर सकते। सो मेरे पास एक बेस्ट ऑप्शन क्या है, हम इस कंटेनर को एक बार कर लेते हैं डिलीट। ठीक है, और दोबारा से सेम कमांड को रन कर दूंगी, बट जस्ट एक थिंग यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी, पोर्ट। तो यहाँ पे हम लोग पोर्ट मैपिंग और कर देते हैं। ठीक है, तो हाइफन हाइफन माउंट से पहले मैंने बोला एक पोर्ट मैपिंग कर लेते हैं, और पोर्ट नंबर मेरी मशीन को दे देना 9000 और कंटेनर का रख लेना 88। ठीक है, तो देखो कंटेनर रेडी हो गया विद पोर्ट। सो अब आप चेक करो, तो देखो इसको पोर्ट नंबर भी असाइन हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको एक्सेस करते हैं। सो मैंने क्या बोला, मेरी पब्लिक आईपी, एंड देन मशीन का पोर्ट हम लोगों ने क्या डिफाइन किया, 9000। आई थिंक ये 9000 ही हम लोगों ने लिया ना, 8080 हमारा। ठीक है, मशीन का 9000। एक बार ना इसका हम लोग इनबाउंड रूल को चेक कर लेते हैं। ऑल ट्रैफिक है, सो अगेन इंस्टेंस पे चलता है। अच्छा, ये हम एनएफएस सर्वर का पब्लिक आईपी ले रहे हैं, हमें डॉकर का चाहिए ना।
कोई दिक्कत नहीं, इसको करो यहाँ से क्रॉस, एंड देन अगेन डॉकर का आईपी एड्रेस एंड देन 9000 पोर्ट। ठीक है, आप देखो ये एक्सेसिबल है ना। सबसे पहले तो कह रहे हैं एडमिन का पासवर्ड पासवर्ड दो, तो देखो आपके पास दो वेज होते हैं इस पासवर्ड को लेने के, मैं आपको बता देती हूँ। द फर्स्ट वे क्या रहता है आपका, आप अपने कंटेनर के लॉग्स को चेक कर लो, तो उसके लिए क्या कमांड रन करो, डॉकर कंटेनर लॉग्स और कंटेनर का नेम सर्वर, तो यहीं पे आपको मिल जाएगा एडमिन का पासवर्ड, ये आ गया। ठीक है, और सेकेंड ऑप्शन क्या आप यहाँ पर ले सकते हो, कैसे लोगे, आप अपनी वॉल्यूम के अंदर जाओ, जो आपने वॉल्यूम क्रिएट करी थी, चेक कर लेते हैं, डॉकर वॉल्यूम एलएस करो, ये आ गई वॉल्यूम जो हम लोगों ने अभी क्रिएट कराई थी ना जब कंटेनर बना रहे थे, तो ये वाली है ना, तो ये वॉल्यूम बन चुकी है। इसके पाथ पे चलते हैं, तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट जेनकिंस को, देखो इसका पाथ आ गया वही जो मैंने आपको बताया था, है ना। कॉपी करते हैं, इसके पाथ पे चलते हैं, एलएस करते हैं, तो यहाँ पे आपको ना एक फोल्डर मिलेगा सीक्रेट्स नेम से, इस पे जाओ, एलएस करो, यहाँ पे देखो मिल गई एक फाइल इनिशियल एडमिन पासवर्ड करके, इस फाइल को रीड करो, आपको मिल जाएगा पासवर्ड, ये आ गया पासवर्ड। इस पासवर्ड को करो यहाँ से कॉपी एंड देन यहाँ पे कर दो आप पेस्ट। ये दो मेथड्स होते हैं आपके पासवर्ड को लेने के। ठीक है, अब करो कंटिन्यू। जैसे ही आप पासवर्ड यूज कर लेते हो और अपना एक न्यू पासवर्ड बनाओगे ना अपने जेनकिंस के लिए, ये जो फाइल है ना यहाँ पे पड़ी हुई है, फाइल में यहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सजेस्टेड प्लगइन्स को इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, बट मैंने सजेस्टेड इसलिए ली बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट दे रहा है, और जिन जिन प्लगइन्स की हमें रिक्वायरमेंट है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी, मुझे ऐसे आइडिया नहीं रहेगा बट ये इंस्टॉल करके दे देगा। विद इन फ्यू सेकेंड ये डन हो जाएगा हमारा। हमारे पास आ चुका है एडमिन यूजर का पेज। अब आपको ये सेटिंग्स करनी होती है, जस्ट एक यूजर नेम सेट कर लो, मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे ना कुछ कैशे में पड़ा हुआ है मेमोरी में, मैंने वही ले लिया एक यूजर नेम, एंड एक पासवर्ड सेट कर लेती हूँ, कंफर्म कर लेते हैं, एंड देन फुल नेम एंड मेल आईडी ये हो गई। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू, एंड देन ये आपके पास एक ऑफिशियल यूआरएल आ चुका है आपके जेनकिन सर्वर का, एंड देन स्टार्ट यूजिंग जेनकिंस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हमारे इस कंटेनर के अंदर ना कुछ डेटा जनरेट करके रख लेते हैं। फॉर दैट मैं कुछ जॉब्स को रन कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि जॉब्स को रन कैसे करते हैं, बिकॉज ये जेनकिंस का पार्ट है, एंड आई होप यू आप सभी को आइडिया होगा जेनकिंस का, बट अभी आप जस्ट इतना अंडरस्टैंड करो लाइक किस तरीके से हम लोग जॉब्स को रन कर रहे हैं। मैं एक सिंगल जॉब यहाँ पे क्रिएट कर लेती हूँ, जॉब 1 करके, एंड देन यहाँ पे मैंने बोला फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट एंड देन ओके, कुछ डेटा को सेव कर लेती हूँ सो दैट मेरा कुछ डेटा जनरेट हो जाएगा मेरे कंटेनर पे, एंड देन जब मैं रिकवरी कराऊंगी तो मुझे सेम डेटा मिल सके। ठीक है, यहाँ चलते हैं सबसे नीचे, यहाँ पे आओ बिल्ड स्टेप्स में, यहाँ पे आप क्या कर लो, अभी अभी के लिए एग्जीक्यूट शेल ले लेते हैं, सिंपल सा कुछ मैसेज प्रिंट करा लेती हूँ। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो बिन बैश, ठीक है, बिन बैश के ऊपर हमारे कुछ मैसेजेस को प्रिंट कर देना, एंड मैसेज क्या होना चाहिए, इको करके वेलकम टू माय जेनकिंस सर्वर। ठीक है, इको करके एक और मैसेज, माय जॉब सक्सेसफुली कंप्लीटेड। ठीक है, अप्लाई एंड सेव, उसके बाद बिल्ड नाउ, सबसे पहला बिल्ड हो जाएगा मेरे पास, एक बिल्ड डन। इसी तरीके से कुछ और बिल्ड्स कर लेती हूँ ताकि डेटा जनरेट हो सके।
तो 4 बिल्ड्स हो चुके हैं। इवन आप इनका कंसोल आउटपुट पे चेक कर सकते हो आउटपुट। तो ये आ गए, ठीक है, ये मैसेज प्रिंट हो गया। इसी तरीके से अगर अभी आप वॉल्यूम पे भी जाके चेक करोगे ना तो आपको सेम चीज मिल जाएगी। सीडी करके बैक आओ, एलएस करो। यहाँ पे देखो, आपको सीडी करके जब आप जॉब्स के अंदर जाओगे एलएस करोगे, सीडी करके जॉब 1 पे जाओ जो अभी हम लोगों ने क्रिएट करी, एलएस करो। ये देखो सीडी करके बिल्स पे जाओ, एलएस करो, ये आ चुके हैं आपके पास बिल नंबर। एक एक बिल नंबर पे जाके आप चेक कर सकते हो उनके लॉग्स पे। तो कैट लॉग किया तो देखो आपके पास यही मैसेज आ चुके हैं, है ना। सो इस तरीके से हमारे पास वॉल्यूम के अंदर डेटा हमारा जनरेट हो चुका है। अगर सेम वे में अगर आप अभी अपने एनएफएस सर्वर पे भी देखोगे ना, आपको सेम मिल जाएगा डेटा। अगर अभी आप फॉरवर्ड स्लैश पे जाओ, एलएस करो और सीडी करके एनएफएस हाइफन डेटा जो आपने फोल्डर बनाया था उस पे जाओ, एलएस करो, तो देखो सेम डेटा आ चुका है। इसी तरीके से जॉब को चेक करो, एलएस करो, जॉब 1 देखो आपके पास आ चुके हैं, सेम डेटा जनरेट हो चुका है। सीडी, उसके बाद हम लोग बिल्ड्स पे जाएंगे और फर्स्ट बिल्ड को ले लेते हैं। एलएस करो, देखो लॉग करो, चेक, आ गया सेम डेटा। तो इस तरीके से डेटा हमारे पास आ चुका है ना। तो अब अगर मेरी ये पर्टिकुलर मशीन डिलीट भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। कैसे फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि हम डेटा रिकवर कर सकते हैं। तो करते हैं एक बार इस कंटेनर को डिलीट। एक बार डिलीट करने से पहले हिस्ट्री कर लेती हूँ मैं चेक, ठीक है। कौन सा नंबर है? 12। तो मैं ना एक कंटेनर की सेम कमांड रन कर लूंगी, जस्ट हल्का फुल्का चेंज कर लेंगे। तो पहले तो मैं क्या करती हूँ, कंटेनर को रिमूव, कंटेनर को नहीं, हमें तो होस्ट मशीन रिमूव करनी है ना। सो इस पूरी की पूरी कमांड को कर लेते हैं कहीं कॉपी, ठीक है। या पहले इसको बोलती हूँ 12th नंबर, ठीक है। यहीं से हम लोग ले लेते हैं, पूरा का पूरा ये कॉपी करा लेते हैं ना कहीं, तो बेस्ट रहेगा। नहीं तो दोबारा से बहुत बड़ा लिखना पड़ेगा। कॉपी एंड सेव करा लेती हूँ मैं कहीं नोटपैड पर, ठीक है। अब नीचे आते हैं एंड देन इस पूरी मशीन को मैं करने वाली हूँ अब रिमूव। सो ये तो मेरा एनएफएस सर्वर है। सो यहाँ चलते हैं, जो डॉकर 1 बनाया था ना, अब इसको कर दो टर्मिनेट। तो इस तरीके से हम लोगों ने हमारी होस्ट मशीन कर दी रिमूव। अब अगर आप इसको रिफ्रेश करोगे तो अभी आपके पास से एरर मिलेगा, क्यों? क्योंकि ये होस्ट मशीन हो चुकी है रिमूव। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक और होस्ट मशीन थी, है ना, हम लोगों ने एक और कंटेनर लॉन्च किया था विच इज डॉकर नेम से। इस पे चलते हैं और इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, हमारा एक न्यू कंटेनर लॉन्च करेंगे और डेटा रिकवरी करेंगे। सो सबसे पहले इसको भी एज अ होस्ट मशीन आप बना लो। तो लॉग इन कर लेते हैं पहले तो। इसके ऊपर सबसे पहले तो इंस्टॉल करा लो डॉकर, ठीक है। सर्विस को स्टार्ट करते हैं और इनेबल करा लेते हैं, ठीक है। हो गई, क्लियर कराओ स्क्रीन एंड देन डॉकर। एक बार सर्विस को स्टेटस चेक कर लेते हैं कि हमारा डॉकर स्टार्ट है कि नहीं, ठीक है। तो स्टार्ट है। आगे अब क्या करते हैं, हमारी होस्ट मशीन बन गई, जस्ट सिंपली इसके ऊपर कंटेनर रेडी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो कमांड यहाँ पे कॉपी कराई थी ना, इसी कमांड को यहाँ से ले लेते हैं, कॉपी एंड यहाँ पे कर लेती हूँ पेस्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने सेम कमांड यहाँ पे रन कर दिया मेरी न्यू होस्ट मशीन पे, ठीक है। अब देखना यहाँ पे आपसे बोलेगा भी नहीं कि यूजर नेम प्रोवाइड करो, पासवर्ड दो, क्यों? क्योंकि पूरा डेटा रिकवर हुआ है। तो आपने जो यूजर नेम और पासवर्ड सेट किया था ना, वो भी डेटा आपके पास आएगा। क्या कह रहा है? लोकल वॉल्यूम, अच्छा यहाँ पे एरर देखो क्यों दिया है। आपके एनएफएस सर्वर पे हम लोगों ने जो माउंटिंग करा रखी है ना, वो हमारे दूसरे वाले सर्वर की करा रखी है उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में। तो वहां आके ना पहले तो आप चेंज कर लो अपने नोड की सेटिंग को। तो मैंने क्या बोला, ईटीसी एक्सपोर्ट्स पे जाओ और यहाँ पे जो आपने नोड पहले वाला दे रखा है ना, जस्ट इसकी आईपी को कर दो चेंज, और अपने जो अभी होस्ट मशीन आपने बनाई ना उसके नोड की आईपी एड्रेस दे दो। तो मैं यहाँ से ले लेती हूँ मेरे डॉकर वाले इंस्टेंस का आईपी एड्रेस। यहाँ से भी ले सकते हो आप, इसी पे यहाँ पे रन करके देख लो इफ कॉन्फ़िग करके।
ये आ जाएगा, यहीं से ले लो कॉपी, एंड देन यहाँ पे क्या करा देते हैं हम लोग, हमारे एनएफएस सर्वर पे पेस्ट। ठीक है, फाइल को करो सेव, और एक और बार ना फाइल के अंदर के चेंजेस को सेव करवा लेते हैं, एंड देन इसके बाद सर्विस को स्टार्ट एनेबल करा लेंगे। ठीक है, रीस्टार्ट और एनएफएस सर्वर। ठीक है, एक बार फाइल को दोबारा चेक कर लेते हैं ना, मुझे लग रहा है चेंजेस हुए नहीं हुए। 57 हो चुका है। ठीक है, अब करते हैं हम लोग दोबारा रन, और एक बार चेक कर लेते, कोई कंटेनर तो नहीं रनिंग इस पे। ठीक है, तो कमांड दोबारा रन करते हैं, और इसमें हल्के फुल्के चेंजेस देखो हम लोग क्या कर लेते हैं। पोर्ट नंबर में चेंज करा देती हूँ इधर। ठीक है, सोर्स लोकेशन पे जो जेनकिंस वॉल्यूम का नेम चेंज करा लेते हैं, हाइफन डेटा रख लेते हैं इधर, और पोर्ट नंबर चेंज करा लेती हूँ मैं। पोर्ट नंबर में क्या करा लूंगी, 8000। ठीक है, थोड़े चेंजेस हो जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग सर्वर नेम कर लेते हैं 1। ठीक है, तो देखो अब मेरा कंटेनर बन चुका है, चेक करो, ये आ गया कंटेनर। करते हैं जरा इसको चेक। तो मैंने क्या बोला, पब्लिक आईपी एंड पोर्ट नंबर मशीन का क्या रखा है अभी, 8000। ठीक है, सो अब देखो हमसे ये साइन इन मांग रहा है, मतलब कि डेटा रिकवर हो रहा है, और डेटा जो रिकवर हुआ उसमें यूजर नेम पासवर्ड भी रिकवर हुआ मिलेगा आपको। अभी जस्ट विद इन फ्यू सेकेंड्स ये लोड हो जाएगा। आई थिंक डेटा की वजह से ना थोड़ा सा ये हैंग करता है। देखो सेम यूजर नेम दे दो जो आपने रखा था उधर। ठीक है, और पासवर्ड भी दे दो जो आपने रखा था। नाउ साइन इन। तो अब आपको मिलेगा सेम डेटा, जो डेटा आपने अपने फर्स्ट वाले होस्ट मशीन पर जनरेट किया था ना, सेम डेटा भी आपको यहाँ पे रिकवर मिलेगा। तो चेक करते हैं हम लोग। आप देखो यहाँ पे मिल गई जॉब 1। जॉब 1 पे जाओगे, देखो 4 आपके बिल्ड्स आपको मिल जाएंगे, और बिल्ड्स तो मिलेंगे मिलेंगे, उनके अंदर डेटा भी होगा, जो मैसेज आपने प्रिंट कराया था वही मैसेज आपको शो होगा। और ये सारा डेटा कहाँ से रिकवर हुआ है, ये आपके एनएफएस सर्वर से। तो मतलब जो हम लोगों ने एक्सटर्नल स्टोरेज बनाया था एज आर परसिस्टेंट स्टोरेज, उस परसिस्टेंट स्टोरेज ने पूरा का पूरा डेटा आपको रिकवर करके दे दिया है। देखो आ गई ना सारे बिट्स। कंसोल आउटपुट को चेक करोगे तो आपके सामने सेम आउटपुट आपको मिलेगा, सेम मैसेज आपके सामने अवेलेबल होगा, जो मैसेज आपने अपने फर्स्ट होस्ट मशीन पे एग्जीक्यूट करवाए थे। ठीक है, इवन इसके ऊपर जो वॉल्यूम बनी होगी ना, उसके ऊपर भी सेम डेटा अवेलेबल होगा। अगर हम वॉल्यूम के ऊपर जाके चेक करें, तो अगर अभी आप यहाँ चेक करोगे ना, डॉकर, ये तो आपका एनएफएस सर्वर है, इस पे डॉकर वॉल्यूम एलएस, देखो जेनकिंस हाइफन डेटा आ गया, इवन आपका पुरानी वाली वॉल्यूम तक आ गई। ठीक है, तो वॉल्यूम को चेक करो, डॉकर वॉल्यूम इंस्पेक्ट जेनकिंस हाइफन डेटा। आई थिंक ये पुरानी वॉल्यूम या तो हमारे पहले वाले कंटेनर की बनी होगी, जो हम लोगों ने पहले गलती से चला दिया था ना। कॉपी करो इस पर्टिकुलर पाथ को। देखो यहाँ पे क्या भी दिखा रहा है, आपकी एक्सटर्नल वॉल्यूम भी आपको अवेलेबल दिखा रहा है ना। एलएस करो, सॉरी, एलएस करो, देखो सेम डेटा अवेलेबल है ना। जॉब 1 पे चलते हैं, एलएस करते हैं, बिल्ड्स अवेलेबल है, एलएस करते हैं, सारे बिल्ड्स हैं। इस बार फोर्थ को अगर रीड करें, लॉग फाइल को पढ़ो, उसकी आ गई सारे मैसेज प्रिंट, है ना, सेम मैसेज। तो हम इस तरीके से क्या कराते हैं, डेटा को रिकवर। ठीक है, यही यूज होता है आपके एक एक्सटर्नल स्टोरेज का। अगर आप एनएफएस का यूज करो तो आप इस तरीके से करोगे, और अगर आप गूगल का अपना स्टोरेज ले रहे हो, या एडब्ल्यूएस का ले रहे हो, Azure का ले रहे हो, एनी वन किसी भी क्लाउड प्रोवाइडर का ले रहे हो, उनका वे डिफरेंट होगा, लेकिन वो भी इसी तरीके से रिकवरी करके देंगे। ठीक है, या दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट सून विद द न्यू लेक्चर एंड विद द न्यू प्रैक्टिकल।